दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 39 भाग है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने स्टोरी में देखा कि कारा प्रशांत की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उसके सर गाड़ी की डिग्गी से टकराता है और वो उस डिग्गी से गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके पीछे आ रहा आदमी सड़क पे गिर जाता है और नशे में होने के कारण फिर उठ नहीं पाता। प्रशांत बिना देखे गाड़ी की डिग्गी बंद कर देता है, वापस अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब आगे वहां उसे सोना जाते हुए देखती है और फिर गुस्से से हार्टलेस इमोशनलेस इंसान है। इसके बाद वो अपने लिए कैब बुक करती है और फिर वहां से चली जाती है। जैसे जैसे प्रशांत की गाड़ी आगे बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे पीछे छूटता जा रहा था कायरा का शहर, उसका घर, उसका प्यार, उसका विराट, उसका सब कुछ की खबर अभी ना तो कायरा को थी और ना ही विराट को, क्योंकि इस वक्त दोनों ही बेहोश थे। हर रात गुजरती है और सवेरा होता है। सुरवेंसी हाउस में अभी तक तो सब शांत था, पर यह किसी तूफान से आने के पहले की शांति थी। तूफान तो विराट के जागने के बाद आएगा। अभी घर में सब लोग सो रहे थे सिवाय भूपेंद्र के। विराट और कायरा को अलग करके उसे चैन नहीं मिला। अब वो फिर से अपनी एक गंदी चाल चलने वाला था। अपने कमरे में बैठा वो कागज पे कुछ लिख रहा था और उसके बाद वो सबके उठने से पहले विराट के कमरे में जाता है और उसकी अलमारी में से कुछ निकालता है। फिर विराट को देखते हुए अब विराट वर्षा की तरह कायरा से भी नफरत करेगा, इतनी नफरत की वो कभी उस लड़की की शक्ल नहीं देखेगा। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। उधर प्रशांत की गाड़ी कहाँ जा रही थी, कौन से शहर जा रही थी, अनजाने में प्रशांत उसे लेकर कहाँ गया था, ये तो कायरा को भी नहीं पता था। प्रशांत एकदम से गाड़ी को ब्रेक मारता है। दरवाजे पे खड़ा उसका नौकर उसकी गाड़ी को देखकर तुरंत अंदर भागते हुए, मालिक आ गए, अपना अपना काम करो, एक भी चीज अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए वरना मालिक का गुस्सा तो सब जानते हो। सब नौकर फटाक से सारे काम करने लगते हैं। प्रशांत गाड़ी से बाहर आता है और अपनी आंखों पे से गूगल्स उतारता है और अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है, पर डिग्गी के अंदर एक अनजान लड़की को देख के वो हैरान रह जाता है। व्हाट द हेल, वो बहुत गुस्से से बोलता है। सूर्यवंशी हाउस। विराट की नींद खुलती है, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। कायरा कहाँ हो तुम, ये कहता वो बिस्तर पर उसे ढूंढता है, पर कायरा वहां होती तो मिलती ना। कायरा कहाँ हो, उसे ना पाकर वो उठ बैठता है और पूरे कमरे में नजर दौड़ाते हुए, ये सुबह सुबह कहाँ चली गई, ये कहता वो उठता है और वॉशरूम को गेट नॉक करते हुए, कायरा तुम अंदर हो, पर कायरा अंदर होगी तब तो जवाब देगी ना। विराट देखता है कि वॉशरूम का दरवाजा तो खुला है। कमाल है, कहाँ चली गई ये लड़की। वो बारी बारी से पूरा घर छान मारता है पर कोई फायदा नहीं। उसे याद आता है कि कायरा उसे तंग करने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाकर छिप जाती है। विराट छत पे जाता है, फिर वहां बने कमरे में जाते हुए, कायरा देखो अगर ये मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर दो और मेरे पास आ जाओ, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कहते वो सब जगह देख लेता है पर कायरा उसे कहीं नजर नहीं आती। अब तो विराट को बहुत घबराहट होने लगती है। वो वापस अपने कमरे में जाते हुए, मैं भी ना ये ना कि फोन कर लूं, ये कहता हुआ जैसे ही अपना फोन उठाता है तब इसकी नजर पास रखे कायरा के फोन पे पड़ती है। इसका फोन तो यहीं रखा है, आखिर गई कहाँ ये लड़की। इतने में घर के बाकी सब भी उठ जाते हैं। सबकी आवाज सुनकर विराट भी बाहर जाता है और उस्मा से पूछते हुए, माँ आपने कायरा को देखा है क्या। उस्मा, नहीं, सुबह सुबह कहाँ जा सकती है, यहीं कहीं होगी। नहीं माँ, वो पूरे घर में नहीं है, मैं हर जगह देख चुका हूँ। विराट बोलता है, भाई आपने ठीक से नहीं देखा होगा, भाभी यहीं कहीं होगी। भाभी भाभी कहाँ हो आप, गुंजन थोड़े जोर से बोलती है। शोर सुनकर विवेक भी अपने कमरे से बाहर आता है। क्या हुआ, आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। उसे देखते ही विराट पूरा गुस्से से भर जाता है और विवेक के पास जाते हुए, अगर मुझे पता चला कि मेरी कायरा को तूने कुछ कहा है तो इससे पहले कि विवेक कुछ बोलता भूपेंद्र की कड़क आवाज सबके कानों में पड़ती है, बंद करो ये तमाशा, अब वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। ये सुनते ही सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ अपनी गाड़ी में अनजान लड़की को देखकर प्रशांत हैरान रह जाता है और गुस्से से भर जाता है। व्हाट द हेल, वो गुस्से से चिल्लाता है पर कायरा बेहोश थी, उसे कहाँ को सुनाई दे रहा था। गार्डन में माली पौधे को पानी डाल रहा था। गुस्से से भरा हुआ प्रशांत उसके पास जाता है और उसके हाथ से पानी का पैप छीन लेता है और वापस आके एक झटके से कायरा के ऊपर पानी डाल देता है, जिससे कायरा हड़बड़ा कर उठती है। एकदम से उठने से उसका सर फिर गाड़ी से टकरा जाता है।
वो अपने माथे पे हाथ डालते हुए बोलती है, ए लड़की, ये फालतू के ड्रामा बंद करो और ये बताओ कि कौन हो तुम, मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो, कैसे पहुंची तुम मेरी गाड़ी के अंदर। प्रशांत बहुत गुस्से से चिल्लाते हुए बोल रहा था। कारा की हालत देखकर उसे तरस नहीं आ रहा था। सही नाम दिया था सोना ने, हार्टलेस और इमोशनल लेस। कारा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो कहाँ है, किस हाल में है। अभी तो वो ढंग से होश में नहीं आई थी। उसे और उसके सर पे खड़ा प्रशांत गुस्से से चिल्ला रहा था, ये लड़की, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं। इस बार वो और भी ज्यादा गुस्से से बोलता है। उसकी आवाज सुनकर घर के सारे नौकर बाहर आते हैं। कारा अब थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी थी। वो अपना एक हाथ प्रशांत की तरफ बढ़ाते हुए, जरा मदद करो। प्रशांत उसके हाथ की तरफ देखता है जिस पर मिट्टी लगी हुई थी, खून लगा हुआ था। पीछे करो अपना ये गंदा हाथ, डिस्कस्टिंग। कायरा उसकी बातों को अनसुना करती है और बिना कुछ सोचे समझे उसके पहने हुए कोट को पकड़कर डिग्गी से बाहर आ जाती है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। प्रशांत को कोई छुए ये बिल्कुल पसंद नहीं था उसे। ऊपर से गंदगी पसंद तो उसे बिल्कुल नहीं थी। कायरा ने उसके कपड़े खराब कर दिए थे। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। सूर्यवंशी हाउस भूपेंद्र की बात पे हर कोई हैरान था। क्या कहा आपने? विराट हैरानी से बोलता है। भूपेंद्र, ठीक सुना तुम सबने। अब वो धोखेबाज लड़की इस घर में दोबारा नहीं आएगी, बल्कि कोई नाम तक नहीं लेगा उस लड़की का। ये बात सबके ऊपर बिजली की तरह गिरती है। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? और आप कायरा को धोखेबाज क्यों कह रहे हैं? विराट भी थोड़े गुस्से से बोलता है। भूपेंद्र भी उतने ही गुस्से से। तो और मैं क्या करूं? क्या कुछ नहीं किया हमने उस लड़की के लिए, उसके परिवार के लिए, और बदले में उसने हमारे साथ क्या किया? पहेलियां मत बुझाइए दादाजी, जो कहना है साफ साफ कहिए। विराट अपने गुस्से पे काबू पाते हुए बोलता है। तो सुनो, साफ साफ सुनो, तुम्हें छोड़कर वो चली गई है। वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें धोखा दे दिया है उसने, और जाते जाते छोड़ गई है एक कागज का टुकड़ा। यकीन नहीं आता तो पढ़ो। ये सुनते ही सबको पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। विराट झट से वो कागज भूपेंद्र से लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। अगर आप ये कागज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मैं इस घर से बहुत दूर जा चुकी हूँ और ये काम मैंने अपनी मर्जी से किया है। बस आप, मैं अच्छाई का नाटक नहीं कर सकती। थक गई हूँ। विवेक से शादी मैं उसकी दौलत के लिए करना चाहती थी, पर चलो वो नहीं तो उसका भाई ही सही। मुझे तो बस पैसे से मतलब था, पर पैसे के लिए मैं ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसे मैं पसंद नहीं करती, जिसे मैं प्यार ही नहीं करती। बस अब दम घुट रहा था मेरा इस घर में, इसीलिए मुझे जो चाहिए था वो मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जैसे जैसे विराट वो कागज पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे और उसे देखकर भूपेंद्र मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे अपनी चाल कामयाब होती हुई नजर आ रही थी। मेरी अलमारी से सारा रुपया गायब है। भूपेंद्र आग में घी डालने का काम कर रहा था। सब ले गई है, सब खाली कर गई है, सब कुछ। पूरे कागज पढ़ने के बाद विराट के हाथ से कागज वहीं गिर जाता है। वो बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है, शायद कारा को ढूंढने। उसके जाते ही विवेक कागज को उठा के पढ़ने लगता है। हर कोई उस कागज को पढ़ता है, पर कुछ बोलने की हालत में कोई भी नहीं था। भूपेंद्र देख लिया, हो गई तसल्ली। अब इस घर में किसी की जुबान पे उस लड़की का नाम नहीं आना चाहिए, ये हमारा हुक्म है। इतना कह के वो अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ कायरा प्रशांत के कपड़े को पकड़ गाड़ी से बाहर आ गई थी और इस चक्कर में उसने प्रशांत के कपड़े खराब कर दिए थे। ए लड़की, ये क्या किया तुमने? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अकल नहीं है तुम्हें जरा से भी? पानी पानी, कायरा तेज तेज सांस लेते हुए बोलती है, क्योंकि पूरी रात गाड़ी में बंद रहती है तो उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। पानी पानी कहते हुए वो पानी का पाइप उठाती है और उसी से पानी पीने लगती है। ऐसा करते हुए पानी के छींटे प्रशांत के जूते पे, उसके कपड़े पे, यहाँ तक कि उसके गाड़ी पे भी गिर रहे थे। कायरा इत्मीनान से पानी पी लेती है। प्रशांत उस पर गरजते हुए, तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? मेरी गाड़ी में मेरी इजाजत के बिना तुम क्या कर रही थी? किसने भेजा है तुम्हें? मेरी बिजनेस डील के बारे में पता लगाने आई हो ना तुम? वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि कायरा अंदर तक सहम जाती है और उसकी आंखों से आंसू तैर जाते हैं। वो रोते हुए, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी गाड़ी में कैसे आ गई। मुझे याद है कि कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा था और मैं भाग रही थी। भागते भागते मैं गिर गई और जब आँख खुली तो मैं यहाँ हूँ। कौन सी जगह है ये? दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी औकात नहीं तुम्हारी कि तुम मुझसे परेशान शरोगिल से सवाल कर सको। गेट आउट। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं गवार कहीं के। बहादुर, बाहर का रास्ता दिखाओ इसे। इतना कह के वो अंदर चला जाता है और कायरा अपने आंसू साफ करते हुए घर से बाहर। वहाँ पे खड़े सारे नौकर को कायरा के लिए बुरा लग रहा था और प्रशांत पे बहुत गुस्सा आता है, पर वो बेचारे कर भी क्या सकते थे? वो सब चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। गुस्सा से भरा हुआ प्रशांत सीधे अपने कमरे में जाता है और अपने कपड़े को, जो कि कायरा ने छुए थे, उसे उतार कर
कुंड में फेंक देता है और फिर नहाने के लिए चला जाता है। उधर कायरा रोते रोते मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी। उसे प्रशांत की बातों का बुरा नहीं लग रहा था, वो तो गैर था, पर जो भूपेंद्र ने किया वो सहन नहीं हो रहा था उससे। दादाजी दादाजी कहते कहते कायरा के मुंह नहीं थकते थे। वही दादाजी उसके साथ अच्छे होने का नाटक कर रहा था, छल कर रहा था उससे। कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि यहाँ से चली जाओ। विराट, अब तक तो विराट को भी पता चल गया होगा, पता नहीं वो कैसे रहेंगे मेरे बिना, कैसे संभालेंगे खुद को। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से बहते हुए आंसू और भी तेज हो जाते हैं, जिन्हें साफ करती हुए मेन गेट तक पहुंच जाती है। वो घर से बाहर जाती है और बाहर खड़े गार्ड से, ये कौन सी जगह है अंकल जी? वो गार्ड उसके पिता की उम्र का था। ये बेटी इंदौर है। मतलब मैं इंदौर आ गई हूँ? विराट से इतनी दूर? कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ? हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाओ, आप ही मेरी मदद करो। मुझे बस मेरे विराट के पास जाना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मन ही मन सोचती हुई वो सड़क के किनारे चली जा रही थी। कहाँ जा रही थी ये तो उसे भी नहीं पता था। दूसरी तरफ सूर्यवंशी हाउस में जैसे तूफान सा आ गया था। कायरा चली गई, ऐसे कैसे चली गई? उस कागज के टुकड़े पे अभी तक किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। उस्मा और ओमकार अपने कमरे में थे, गुंजन और विवेक भी अपने कमरे में, और सबका दिल और दिमाग यही कह रहा था कि कायरा ऐसा नहीं कर सकती। पर अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो वो गई कहाँ? और भूपेंद्र की अलमारी से सारे पैसे गायब कैसे हुए? यही सब वो सब सोच रहे थे। दिल कह रहा था कि कायरा ऐसा नहीं कर सकती, पर दिमाग कह रहा था कि फिर वो चली कहाँ गई? भूपेंद्र पे तो दूर दूर तक किसी का शक ही नहीं जा सकता था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये सब उसने किया है। अब विराट को तो वो तो अभी तक वापस ही नहीं आया था। सबकी जिंदगी में तूफान लाकर भूपेंद्र आराम से अपने कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पे घमंड साफ दिख रही थी, होठों पे विजय में मुस्कान फैली हुई थी कि जो वो चाहता था उसने कर दिखाया। उधर जो आदमी कायरा का पीछा कर रहा था उसका नशा अब उतर चुका था। वो उठता है, खुद को सड़क पे सोया हुआ पाता है। एकदम से उसे कायरा का ख्याल आता है। वो चौंक कर उठते हुए, वो लड़की कहाँ गई? वो कहता हुआ थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि सड़क पे टूटे हुए सैंडल, चूड़ियां पड़ी है। ये सब तो उस लड़की का है, मतलब वो आसपास ही है। कहता हुआ इधर उधर नजर दौड़ाता है तो एक पेड़ पे कायरा का दुपट्टा लहराता हुआ नजर आता है। इसका मतलब वो भागते भागते नीचे खाई में गिर गई है। अभी मालिक को फोन करके बताता हूँ। वो तुरंत भूपेंद्र को फोन करता है। भूपेंद्र भी उसी के फोन का इंतजार कर रहा था। पहली रिंग पर वो फोन उठाते हुए, हाँ काम हो गया? जी मालिक, हो गया। वो लड़की मर चुकी है और उसकी लाश नीचे खाई में जा चुकी है। अब तक तो जंगली जानवर उसकी लाश को खा भी गए होंगे। शाबाश, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। इतना कह के वो फोन कट कर देता है। बस यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। अब मैं फिर से विराट की शादी करवाऊंगा अपनी पसंद की लड़की से, अपने जैसे अमीर घराने में। ये कहता हुआ किसी को फोन करता है। इंदौर में भूखी प्यासी कायरा नंगे पैर सड़क पे बेसूस सी चल रही थी। आसपास गुजरते लोग उसे देख रहे थे, पर मजाल है कोई उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा दे। कायरा की हालत खराब हो रही थी, ऊपर से धूप इतनी तेज थी कि बस वो अपने गले पे पसीने को साफ करने के लिए जैसे ही हाथ लगाती है, पर गला खाली मिलता है। उसे एहसास होता है कि उसका मंगलसूत्र उसके गले में नहीं है। मेरा मेरा मंगलसूत्र कहाँ गया? ऐसे कैसे खो गया मुझसे? वो एकदम से बेचैन हो जाती है, वो रोने को हो जाती है। तब उसे ख्याल आता है कि उसका मंगलसूत्र उस लड़के के गाड़ी में तो नहीं गिर गया। उस लड़के के गाड़ी में जिसने जाने अनजाने में उसकी जान बचाई, उसकी मदद की, जिसका नाम तक तो वो नहीं जानती थी। हाँ, वहीं गिर गया होगा, उसी गाड़ी में। ये कहते वो वापस प्रशांत के घर की तरफ चल देती है। उधर प्रशांत ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसका मूड अभी खराब था। आज उसे एक बहुत बड़ी डील साइन करनी थी। अच्छी तरह रेडी होकर वो नीचे आता है। सर नाश्ता, नौकर की बात मुंह में ही रह जाती है। इतने में वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। जैसे ही प्रशांत की गाड़ी बंगले से बाहर निकलती है, उसी वक्त कायरा हाँफती हुई वहां पहुंचती है, पर तब तक प्रशांत वहां से जा चुका था। वो लगभग अंदर जाने लगती है। दरवाजे पे खड़ा गार्ड उसे रोकते हुए, अरे अरे, अंदर कहाँ जा रही हो? कायरा रोते हुए, मुझे आपके साहब से मिलना है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ अंकल जी, प्लीज। देखो बेटा, साहब तो चले गए, आप कब तक आएंगे कुछ नहीं कह सकते। कायरा उससे रिक्वेस्ट करती हुए, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं उनका अंदर इंतजार कर सकती हूँ, प्लीज मना मत करना अंकल जी, प्लीज। उस आदमी को कायरा पे तरस आ जाता है। वो उसे अंदर जाने देता है। हालांकि वो जानता था कि ऐसा करने पर उसे प्रशांत से अच्छी खासी डांट पड़ेगी, पर उसने अपनी परवाह न करके कायरा की मदद करने की सोची। कायरा अंदर जाती है और गार्डन के पास जाकर एक कोने में बैठ जाती है और प्रशांत का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ कायरा की
मौत की खबर सुनकर भूपेंद्र तो खुशी से झूम उठा। अगले ही पल वो किसी को फोन करने लगता है सामने से। अरे भूपेंद्र जी, धन्य भाग हमारे जो आपने हमें याद किया, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। कैसी बात कर रहे हैं सूर्यकांत जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आखिर हम रिश्तेदार जो बनने वाले हैं। मैं अपने बड़े पोते विराट के लिए आपकी पोती निकेता का हाथ मांगता हूँ। वाह जी वाह, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। कब से यही चाहता था, और इस शादी से हमारे बिजनेस में कितना बड़ा फायदा होगा। सूर्यकांत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं। भूपेंद्र, तो बस मिलकर सब तय कर लेते हैं, बताइए कब आ रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। वो सब ठीक है भूपेंद्र जी, मिलना मिलाना तो होता रहेगा, पर पहले विराट से पूछ लेते। भूपेंद्र बीच में ही उसकी बात काटते हुए, वो मेरा पोता है सूर्यकांत जी, बस जो मैंने कह दिया समझो मेरा हुक्म समझकर उसने मान लिया। मेरे फैसले के खिलाफ जाने का तो वो सोच भी नहीं सकता। आप आइए, हम शादी की तारीख तय कर लेंगे। सूर्यकांत खुश होते हुए, जी बहुत अच्छा, मैं आज ही अपने परिवार के साथ सलाह करके आपको बताता हूँ कि हम कब आएंगे। इसके बाद दोनों ही फोन रख देते हैं। फोन रखने के बाद भूपेंद्र उठकर खिड़की पे जाता है और अपना सिंगार होठों में दबा लेता है। एक बार विराट की शादी निकेता से हो जाए, उसके बाद विवेक की शादी भी बहुत उच्च घराने में करवाऊंगा। आप कोई भी मामूली लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। हाँ, भूपेंद्र विवेक की शादी के सपने देख रहा था। वहीं आरती अवनी और इंजल को लेकर इंडिया पहुंच गई थी। इस वक्त वो सब एयरपोर्ट पे थे और अब वहां से आरती के घर जाने के लिए निकल रहे थे। इंडिया आते के साथ ही अवनी की धड़कनें शोर करने लगती है। बस वो अब जल्दी से जल्दी विवेक के पास जाना चाहती थी, उसे सरप्राइज देना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो उससे करता है। यही सब सोचते हुए उसके होठों पे मुस्कान बिखर जाती है। उधर अभी तक विराट वापस नहीं आया था। वो कहाँ गया था, क्यों गया था, किसी को कुछ नहीं पता था। पूरे दिन वो घर नहीं लौटा। इंदौर में कायरा पूरे दिन प्रशांत के घर के बाहर बैठी रही, उसका इंतजार करती रही। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया, खाना तो छोड़ो पानी तक नहीं पिया उसने। घर के अंदर से नौकर उसे देख रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। यार वो बेचारी सुबह से भूखी बैठी है और हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम उसे खाना दे सके, वरना सर आकर हमें ही नौकरी से निकाल देंगे। कैसी मजबूरी है यार। वो सब आपस में बात कर रहे थे, तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है। अब बहुत जोर से बारिश होने लगती है और कायरा वहीं बारिश में भीगने लगती है। अब वो कर भी क्या सकती थी, उसे बारिश में भीगते हुए काफी टाइम हो गया था। वो ठंड के मारे कांपने लगी थी। घर के नौकर से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसमें से एक, बस बहुत हुआ, बेचारी की हालत खराब हो रही है, मैं सर को फोन कर रहा हूँ, फिर चाहे वो मुझे नौकरी से ही क्यों ना निकाल दे। इतना कहकर वो प्रशांत को फोन करने लगता है। प्रशांत उस वक्त अपनी बहुत जरूरी मीटिंग में था। वो घर का नंबर देख कर वो फोन कट कर देता है। वो नौकर फिर से फोन करता है। बार बार घर से फोन आता देखकर प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। एक्सक्यूज मी, वो बोलकर साइड में जाता है और फोन उठाते हुए, ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो बेवकूफों की तरह फोन पे फोन किए जा रहे हो, मर गया है कोई। प्रशांत गुस्से से दांत पीछकर बोलता है, सर वो लड़की। नौकर डरते डरते बोलता है, कौन सी लड़की, क्या परेशानी है। प्रशांत एक बार फिर गरजता है, सर वो लड़की सुबह से आपका वेट कर रही है, अब भी वो बारिश में भीग रही है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। प्रशांत झल्लाते हुए, व्हाट द हेल, कौन सी लड़की। सर वो जो आपकी गाड़ी में। के बाद वो उसे बताता है कि वो सुबह से उसका इंतजार कर रही है और कह रही है कि आपकी गाड़ी में उसका कोई सामान छूट गया है। प्रशांत बेहद गुस्से से, व्हाट रविश, ये फालतू की बात बताने के लिए तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी। पर सर वो लड़की। प्रशांत बीच में ही, उस लड़की पर ध्यान देना छोड़ो और अपना काम करो, वो चाहे सारी रात वहां पड़ी भीगती रहे, आई डोंट केयर। और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है तो उससे लो और अभी निकल जाओ मेरे घर से। इतना कह के वो फोन कट कर देता है। इडियट, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अब ये लड़की, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा वो मरे या जिए। इतना कह के वो वापस अपना काम करने लगता है। कायरा अभी भी बारिश में भीग रही थी। वैसे बारिश में कोई और भी भीग रहा था, वो था विराट। सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ी से टेक लगा के खड़ा वो भीग रहा था। दोनों की आंखों में नमी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि बारिश का पानी उसके चेहरे पे ज्यादा था या उसकी आंखों के बहते आंसू। कायरा का तो समझ में आता है कि वो विराट के लिए रो रही है, पर विराट क्यों रो रहा है। क्या वो भी कायरा के लिए रो रहा है या भूपेंद्र के दिए कागज को सच मानकर रो रहा है। क्या बिखर गया है वो फिर से एक बार, क्या कमजोर पड़ गया है कायरा का प्यार। क्या विराट जाएगा अपनी कायरा की तलाश में या अपनी दादा की झूठी सच्ची कहानी सुनकर रह जाएगा। क्या विवेक मिल पाएगा अवनी से, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।